हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 15 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक के प्रश्नों पर चर्चा करी थी और आई होप वो वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इस हमारी YouTube चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके साथ साथ मैं राजेश आपको मैथमेटिक्स को सरल से सरल लैंग्वेज में, सरल से सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और आई होप वो आपको जरूर अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और धीरज सर भी बहुत अच्छे प्रकार से आपको फिजिक्स का इस समय कंटेंट पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर आप उस कंटेंट को देखेंगे तो जरूर आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज हम सब प्रश्नावली 9A के प्रश्न नंबर 18 पर चर्चा करते हैं। क्या है, कहता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक कोई पेडेस्टल है जिसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है, यानी एक पेडेस्टल हो जाएगा और इस पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर एक लंबी क्या लगी होगी, मूर्ति लगी होगी। और कहता है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। ठीक है, भूमि के किसी एक पॉइंट से उस मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 अंश है। तो पेडेस्टल की मुझे क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ करते हैं। कैसे, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक पेडेस्टल बनाएंगे। ये ठीक है, ये हमने क्या करा, एक पेडेस्टल बना लिया। ये फिर से इसको थोड़ा सा बनाते हैं अच्छे से। ये क्या है, एक पेडेस्टल हो गया और इसके शिखर पर, इस पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है, यानी ये है 1.6 मीटर। ये क्या है, ये मूर्ति लगी है। ये आपका पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक क्या लगी है, मूर्ति लगी है। अब क्या कहता है कि भूमि के किसी बिंदु से, यानी आपका ये ग्राउंड है, ये जमीन है, इस भूमि पर, भूमि के किसी एक बिंदु से, सपोज करिए यहां से, ठीक है, इसके कहीं एक बिंदु से इस मूर्ति के शिखर, समझेगा, ये भूमि का कोई एक पॉइंट पी है, कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से ये मूर्ति है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस पॉइंट से अगर हम इसके शिखर को ज्वाइन करते हैं, इसके शिखर को ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, वो होगा 60 अंश। आई बात समझ में, ठीक है ना। कहता है कि भूमि के किसी एक बिंदु से इस मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो 60 अंश। ठीक है, अब कहता है इसी बिंदु से, देखिएगा, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, आपकी पेडेस्टल का शिखर ये है, तो इस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 अंश है। यानी अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे ठीक है, ये हो गया, इस पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो 45 अंश है। ओके, इस बिंदु से, इस भूमि के इस बिंदु से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो था वो 60 अंश था, 60 डिग्री था। लेकिन इसी बिंदु से ये जो पेडेस्टल है इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 अंश है। अब आपसे कहता है कि पेडेस्टल की हाइट ज्ञात कीजिए, यानी पेडेस्टल तो यही है, इसकी ऊंचाई मुझे फाइंड करनी है, तो इसको हम क्या लेट कर लेंगे, एच लेट कर लेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट कर लेंगे जिससे हमारा जो है फिगर जो है थोड़ा सा एट्रैक्टिव हो, इस वजह से। ठीक है, ये हमने पेडेस्टल की हाइट को फाइंड करनी है तो इसको हमने एच लेट कर लिया
और ये मूर्ति थी, मूर्ति की हाइट आपको दे रखा था 1.6 मीटर, और ये डिस्टेंस आपको अभी भी ये नहीं है कंफर्म, तो इसको हम x लेट कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप इसका नेमिंग करेंगे। नेमिंग यहाँ से कर लेते हैं p, या ABCD भी कर सकते हो आप, जो भी आपकी इच्छा है वही कर सकते हो। तो A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, हमने इसका नेमिंग कर लिया। अब नेमिंग करने के बाद आपको दिख रहा हो, यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ दो समकोण त्रिभुज मिले हैं। एक समकोण त्रिभुज तो ये छोटा है, और अगर एक दूसरा समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, अगर इसको ना देखे तो ये बड़ा समकोण त्रिभुज मिला। इन दोनों समकोण त्रिभुज में मुझे क्या करना है, त्रिकोणमिति के अनुपात का प्रयोग करके इस हाइट को मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस छोटे वाले त्रिभुज में ले लीजिए जिसका नाम होगा BCD। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, यहां लिख लेंगे हल में, हल समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज BCD में। ठीक है, तो BCD में ये आपको दिखा कि BCD में जो एंगल है वो कितने का 45 है, और अगर ये एंगल 45 है तो इसके अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी लंब बोलेंगे, और ये इस एंगल से जो लगी हुई साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, यानी आधार बोलेंगे। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो किस में होता है, किस त्रिकोणमिति अनुपात में होता है, वो होता है tan में। आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब आपको दिख रहा होगा कि थीटा के प्लेस पे कितना रखा है, 45, तो यानी आप पुटअप करेंगे थीटा के प्लेस पे 45, तो 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, लंब क्या है, लंब 45 के सामने वाली भुजा यानी h, तो हो जाएगा h, सॉरी ये लंब बटे आधार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो यहां से आधार क्या होगा, आधार होगा x होगा। ओके, लंब यहां से कितना है, 45 के सामने वाली वैल्यू यानी h, और ये 45 से जो लगी हुई साइड है उसको हम आधार बोलेंगे, तो आधार x है और इसका जो लंब है वो h है, तो h/x हो जाएगा। और आप जानते होंगे कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1, तो 1 बराबर h/x, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, h मिलेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। ठीक ना फ्रेंड्स, आई होप यहां तक आपको अच्छे से जरूर समझ में होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें बड़े वाले त्रिभुज में लेना है, यानी ACD। इसको अगर ना देखें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एक बड़ा त्रिभुज है ACD में। अब ACD की बात करेंगे, लिखेंगे कैसे, पुनः समकोण त्रिभुज ACD में अब आप देखेंगे कि ये टोटल कितने अंश कोण बन रहा था, 60 अंश का कोण बन रहा था। 60 अंश के सामने वाली पूरी भुजा ये क्या होगी, लंब होगी, और ये क्या होगी, आधार होगी, यानी लंब और आधार tan में पड़ता है, तो यहां भी मुझे यूज करना है tan, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा, और यहां से tan थीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 60 अंश, ये 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर लंब कितना है, लंब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अब की बार ये पूरा लंब होगा, तो यहां तक की हाइट जो है h है, और ये हाइट 1.6 है, यानी टोटल हाइट हो जाएगी h प्लस 1.6। भाई ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, तो हो जाएगा h प्लस 1.6। आधार क्या होगा, आधार तो वही रहेगा, ये जो आधार x है वही रहेगा x। तो आपको पता होगा कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, क्या होती है tan 60 की वैल्यू, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप त्रिकोणमिति के जो सारणी है उसको जरूर आप याद करें, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बिना उसके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से h प्लस 1.6 अपॉन x, यहां से देखिएगा हमने केवल अभी tan 60 की वैल्यू कितना रख रखा है, √3, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है √23 होती है, और ये हमने इसको सेम टू सेम उतार लिया, यानी h प्लस 1.6 का होल अपॉन x, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या मिलेगा, मिलेगा कि √3
x बराबर h प्लस 1.6 ये मिलेगा। और आपको पता होगा कि समीकरण 1 में x का मान आपने निकाल रखा है, तो आप लिखोगे कैसे, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो x का मान जब रखेंगे तो क्या होगा, रूट में 3 और x जो है वो h के बराबर था। देखिए आप, x जो है वो किसके बराबर है, h के बराबर है, तो हमने इस x के प्लेस पे h रख दिया, बाकी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यानी 1.6 h प्लस 1.6। अब इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा √3h माइनस h बराबर 1.6, और यहाँ से h कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, और यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे आप तो मिलेगा कि √3 माइनस 1.6 अपान √3 माइनस 1। अब इसी का हमें रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करने के लिए आपको बताया गया है कि डिनोमिनेटर में या हर में जो भी होता है उसी के साइन के अपोजिट से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। यानी यहाँ क्या है, √3 माइनस 1 है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा √3 प्लस 1 से, ठीक ना, √3 प्लस 1 से ये मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगले स्टेप में कर दीजिए 1.6, ये हो जाएगा √3 प्लस 1, और ये क्या होगा फ्रेंड्स, इनका मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस प्रकार से, 1√3 माइनस 1 एक ब्रैकेट में, √3 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा h बराबर। और यहां से देख रहे होंगे आप कि एक फार्मूला यूज हो जाएगा कि √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा कि 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ बता देते हैं 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स 3 माइनस 1, यानी 1.6 √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 से कटेगा तो ये 0.8 आएगा, तो 0.8, और ये √3 प्लस 1, यही क्या होगी, यही पेडेस्टल की ऊंचाई होगी। ओके फ्रेंड्स, ये जो है h बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 जो है यही पेडेस्टल की हाइट होगी, यानी ये जो हाइट है वो कितनी होगी, वो होगी 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, 9A का प्रश्न नंबर 19 कहता है कि एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी एक हवाई जहाज है जो ग्राउंड से कितनी हाइट पर उड़ रहा है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित एक आदमी या मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु के पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यानी एक हवाई जहाज उड़ रही है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, और उस जहाज में, उस हवाई जहाज में एक आदमी बैठा है जो उत्तर की ओर एक किसको देखता है, पनडुब्बी को देखता है, और कितने अंश के अवनमन कोण पर देखता है, वो 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, और दूसरी साइड जो है एक क्या देखता है, युद्धपोत को देखता है जो कितने अंश के अवनमन कोण पर देखता है, 45 अंश। सिंपल सा, ठीक है। तो फिगर चलिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको भी जानना होगा कि एक हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, जो कितनी हाइट पर उड़ा है, 1000 मीटर, ठीक है। इतनी हाइट पर एक क्या है, एक हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है। ये हवाई जहाज हो गया, और इस हवाई जहाज में एक आदमी बैठा है जो उत्तर की ओर, उत्तर एक इसको उत्तर मान लेते हैं, इसको दक्षिण मान लेते हैं। उत्तर की ओर क्या देखता है, एक देखता है पनडुब्बी। तो पनडुब्बी कहाँ होगी भाई, ये होगी पनडुब्बी, ये कोई समुद्र वगैरह होगा कुछ, ठीक है, समुद्र या नदी होगा। इस
पनडुब्बी को कितने अंश के अनुमान कोण पर देखता है? वो 30 अंश के अनुमान कोण देखता है। यानी यहां से ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कितने अंश के अनुमान कोण पर देखता है? 30 अंश के अनुमान कोण पर। किसको देखता है? ये पनडुब्बी है। पनडुब्बी को कितने अंश के अनुमान कोण पर देखता है? 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। अगर यहाँ 30 बन है तो यहाँ भी कितने अंश का बनेगा? 30 अंश ही बनेगा ना। तो उत्तर की ओर एक पनडुब्बी को कितने अंश के अनुमान कोण पर देखता है? 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। और दक्षिण, यहीं से इसी एरोप्लेन से दक्षिण को दूसरी साइड एक किसको देखता है? युद्धपोत को देखता है। ठीक है। और कितने अंश के अनुमान कोण पर? वो देखता है 45 अंश के अनुमान कोण पर। यानी ये 45 अंश हो गया। ठीक है, फिर से समझिएगा। एक हवाई जहाज है जो जमीन से कितनी मीटर ऊंचाई पर उड़ता है? 1000 मीटर ऊंचाई पर उड़ता है। तो हमने सबसे पहले ये बना लिया, 1000 मीटर की हाइट बना लिया, और ऊपर हमने क्या बना लिया? ये हवाई जहाज हो गया। और इस हवाई जहाज में एक आदमी बैठा है जो उत्तर की ओर एक किसको देखता है? पनडुब्बी को देखता है। और किस कोण पर देखता है? 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। आपको हमने बता रखा है कि अनुमान कोण कब बनता है? जब आप ऊपर से नीचे की वस्तु को देखेंगे तो आपकी आंखों और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? अनुमान कोण बोलेंगे। तो यहां से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो यानी अनुमान कोण बनेगा। और ये कितने अंश का बनता है? 30 अंश। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ भी 100% 30 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण, भाई ये दोनों समांतर रेखा, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये कोण क्या होगा? एकांतर। जितना कोण यहाँ बना उतना कोण यहाँ भी बनेगा। और ठीक ऐसे ही दूसरी तरफ कहता है, दूसरी तरफ एक युद्धपोत को देखता है जो कितने अंश के अनुमान कोण पर? वो है 45 अंश। तो अगर यहाँ 45 है तो 100% यहाँ भी 45 होगा ना, एकांतर कोण की वजह से। बात समझ रहे ना? तो इसका हम नेमिंग कर लेंगे। अब ये इसको हम ए बना ले, इसको बी बना ले, और इसको सी बना ले, और इसको टी बना ले। ठीक ना फ्रेंड्स? तो क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है ये युद्धपोत है और ये पनडुब्बी है, इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, इनके बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो इस इतनी दूरी को हम x मान लेते हैं और इतनी दूरी को y मान लेते हैं। ये x का मान जो है इस त्रिभुज से निकाल लेंगे और y का मान जो है इस त्रिभुज से निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो मुझे पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी ना। तो इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ इसको क्या मानेंगे? x मानेंगे ये, और इसको क्या मानेंगे? इसको y मानेंगे। ठीक ना, y मान लिया। अब ये जो है x की वैल्यू हम इस त्रिभुज से निकालेंगे और y की वैल्यू इस समकोण त्रिभुज से निकालेंगे। किसका प्रयोग करके? त्रिकोणमिति के अनुपातों का प्रयोग करके। ठीक है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कैसे में लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे ऐसे, हल में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में। अब आप ये बताएं कि ये थीटा बना है, कोण बना है, तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और कोण से जो लगी हुई साइड होगी उसको आधार बोलेंगे। तो यानी लंब और आधार आप जानते हैं केवल tan और cot में मिलता है, तो tan और cot दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। तो tan यूज कर लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, आप फार्मूला बार बार जरूर लिखिए, हर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करे तो पहले फार्मूला जरूर लिखिए। फार्मूला लिखने से तो आपको सबसे पहली बात है तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, रट के कभी नहीं याद किया जाता है, रटना नहीं है। जब आप किसी भी फार्मूला जो आपको नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप अपने मन से रखें। ठीक है, 2 4 6 बार आप रखेंगे तो 100% आपको याद हो जाएगा। और अगर ये इस प्रकार से याद हुआ तो कभी आपको जीवन में भूलेगा नहीं। ठीक है, ठीक है। फार्मूला याद करने का सबसे सरल तरीका है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप उसको जरूर पुटअप करें। ठीक ना। तो tan थीटा, अब थीटा के प्लेस पे क्या रखना है? 30 अंश रखना है, तो हो जाएगा tan 30 अंश। और लंब क्या है? 30 के सामने वाली भुजा यानी 1000, और आधार क्या है? x है, तो x हो जाएगा। और यहां से tan 30 का मान आप जानते हैं 1 बटे करड़ी में 3 होता है, और ये 1000 बटे में x हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1000 करड़ी में 3, 1000 करड़ी में 3। और करड़ी में 3 का मान अगर हम निकाल लें या तो कितना होगा? अगर हम करड़ी में 3 का मान आप जानते हैं 1.732 होता है। 1.73 क्या होता है?
करड़ी में 3 का जो मान होता है वो होता है 1.732। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, ये 3, ये शून्य है, 3 ये शून्य डेसिमल को ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, यानी आएगा 1732। ठीक है, ये आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 1732। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब मुझे क्या करना है, अब इस त्रिभुज में लेना है और y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे लिखोगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, इसका नाम क्या होगा ACD, त्रिभुज ACD में। अब यहां भी आप देखें ये कोण बना है, कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं ना, और ये कोण से जो सटी हुई भुजा होगी उसको आधार बोलेंगे। यानी ये लंब और ये आधार, एक मुझे नोन है, एक मुझे ज्ञात है और एक मुझे ज्ञात नहीं है, तो दोनों में रिलेशन आएगा लंब और आधार। लंब और आधार tan में पाया जाता है, इसलिए tan थीटा बराबर आप यूज करेंगे लंब बटे आधार। तो यहां से थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे tan 45, थीटा के प्लेस पे कितना रखना है 45 रखना है। लंब क्या होगा 45 के सामने वाली भुजा यानी 1000 और बटे में आधार क्या है y है, और आप जानते हैं tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1000 बटे में y हो जाएगा, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y बराबर क्या आएगा, वो आएगा 1000। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने इस समीकरण से x का मान निकाल लिया और इस त्रिभुज से आपने y का मान निकाल लिया। अब अगर आपको x और y की वैल्यू फाइंड हो गई है तो युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे ना, यही तो करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ कैसे कि पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, इतनी डिस्टेंस x थी इतनी y थी, तो x का मान आया है 1732 और y का मान आया है 1000, यानी 1732 में 1000 और जोड़ेंगे हो जाएगा 2732 मीटर। ये दोनों की जो है बीच की डिस्टेंस जो है वो 27 यानी 2732 मीटर आएगा। ठीक है, तो ये आया कि पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की डिस्टेंस आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये प्रश्न आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एक ऐसा कंटेंट हम आपको बताए हैं कि ये आप जान लीजिए बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इससे 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, अगर आप इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप इसको हमारे वीडियो जरूर देखेंगे, तो 100% ये गारंटी है कि आपको जरूर समझ आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 9A का प्रश्न नंबर 20 है, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, और एग्जाम बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आप अच्छे से जरूर देखें। क्या कहता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो पूरक कोण है। ठीक है, अब पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 अंश हो, ऐसे दो कोण जिनका योग जो है वो 90 अंश हो, तो उन कोणों को हम क्या करेंगे एक दूसरे का पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, तो यानी एक क्या है मीनार है, फिगर ड्रॉ करते हैं, एक मीनार है और मीनार के आधार से, कहां से, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में एक 4 मीटर पर, ये क्या है, ये 4 मीटर दूरी पर, और इसी आधार से एक 9 मीटर दूरी पर, एक 9 मीटर दूरी पर दो क्या हैं बिंदु हैं। यानी एक जो है वो मीनार के आधार से 4 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, और एक मीनार के आधार से कितनी मीटर दूरी पर है 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं। एक बिंदु ये है
और एक बिंदु ए है, ठीक ना। कहता है बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार का शिखर का मतलब उन्नयन कोण तब बनता है जब हम नीचे से देखें, तो यानी इस बिंदु से देखा जा रहा है, तो जब इसको देखा गया तो एक ये बन जाएगा, और इसको देखा जाएगा तो एक ये बनेगा, ठीक ना। इसको देखा जाएगा तो ये बनेगा, ये बनेगा। इसका जो उन्नयन कोण है वो क्या है, वो कोटिपूरक है। क्या है, कोटिपूरक है। कोटिपूरक का मतलब है अगर एक थीटा है तो दूसरा वाला क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इनको जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, वो 0 हो जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 आंसर आ जाएगा, ठीक है। थीटा का मतलब है, कोटिपूरक का मतलब है अगर एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अगर एक 10 होता तो दूसरा उसका पूरक कोण क्या होता, 80 होता, यानी 90 माइनस 10। अगर एक 25 होता तो उसका दूसरा पूरक कोण क्या होता, 90 माइनस 25, यानी कितना, यानी कितना हो जाएगा, हो जाएगा 65, ठीक ना। तो इस तरह से हम उसका पूरा कोण ज्ञात करेंगे। तो अगर एक थीटा मान लेंगे तो इसका दूसरा वाला कोण कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया दूसरा। अब इसका हम नेमिंग कर ले, तो इसको ए नाम रख ले, इसको बी, और यहाँ इसको सी रख लेते हैं, इसको डी रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दो समकोण त्रिभुज बना, और दोनों में हमें क्या करना, बारी बारी से यूज करना। एक बार त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, और एक बार बड़े वाले त्रिभुज में जिसका नाम होगा ए बी डी में। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में हमें त्रिकोणमिति का यूज करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। लिखेंगे हल में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी ये छोटा वाला ए बी सी, ये। अब ये बताइए 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने वाले भुजा तो कर्ण होती है, और थीटा ये है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये क्या होगा, आधार होगा। यानी लंब और आधार हम इसको एच मान लेते हैं, क्योंकि अगर इसकी ऊंचाई मुझे 6 प्रूव करनी है तो इसको एच मान लेंगे। तो ये लंब हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार। तो लंब और आधार tan में पाया जाता है, इसलिए हम लिखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। और थीटा के प्लेस पे क्या रखना है फ्रेंड्स, ये आपको रखना है 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। और लंब के प्लेस पे एच होगा, एच होगा, और आधार के प्लेस पे कितना होगा, ये आधार है और ये लंब है, तो लंब होगा एच और आधार होगा 4, यानी हो जाएगा। और आप जानते हैं कि आपको हमने त्रिकोणमिति में अनुपात में पढ़ा रखा है कि 90 माइनस थीटा को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। वहां अच्छे से बताया गया है कि कैसे कोई जो है चतुर्थांश अपना परिवर्तित करता है, ठीक है। फिर 90 माइनस थीटा है, पहले चतुर्थांश में जाता है, और पहले चतुर्थांश में सारे के सारे त्रिकोणमिति अनुपात का होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और 90 में चेंज होगा तो कॉट चेंज हो जाएगा, तो कॉट हो जाएगा, tan जो है वो चेंज होगा तो कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा h/4, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो गया, तो अब आपको क्या करना, बड़े वाले त्रिभुज में लेना, ए बी डी में पुनः, आप पुनः लिखोगे, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा। अब ए बी डी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा, ये थीटा हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये पूरा आधार हो जाएगा, यानी ये पूरी दूरी कितनी है, 9 है, ठीक है, ये पूरी दूरी 9 है। तो आप लिखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, आधार, और यहां से थीटा के प्लेस पे थीटा ही रहेगा, लंब कितना h है और आधार 9 है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आप देख लीजिए समीकरण 1 और 2 को मुझे क्या करना है, गुणा करना है। लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर। तो समीकरण 1 क्या है, कॉट थीटा, और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा।
समीकरण 1 का राइट हैंड साइड क्या है, h/4, समीकरण 2 का राइट हैंड साइड है h/9, यानी यहाँ से इसको करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। कॉट को क्या लिखा जा सकता है, 1/10 लिखा जा सकता है, तो हमने कॉट को लिख दिया 1/10 × 10 वैसे ही रहेगा, ठीक ना फ्रेंड्स। फिर से समझे, इस कॉट को हमने 1/10 करा है और ये 10 ही रहेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, h² हो जाएगा बाई ये 9 चौके 36, ये कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कुछ इस प्रकार से आएगा 1 बराबर h² बटे में 36, और यहाँ से ये भाग इधर आके पूरा हो जाएगा, तो 36 बराबर क्या आएगा, h², 36 बराबर क्या आएगा, h², और अगर h² बराबर 36 हो तो h बराबर क्या होगा, करणी में 36, और करणी में 36 का मतलब है तो 36 का वर्गमूल, और फ्रेंड्स 36 का वर्गमूल कितना आएगा, 6 आएगा, और यही मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। ये देखिए कह रहा था सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6 मीटर है, तो आपने प्रूव कर दिया कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर है, ठीक है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से जरूर एक बार सॉल्व करें, ठीक है, और ऐसे ना देखें, आप साथ साथ में कॉपी और पेन साथ में रखे रहें, सॉल्व करते रहें, ठीक ना फ्रेंड्स, तो ज्यादा समझ में आएगा। चलते हैं इसके अगले प्रश्न, लास्ट प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्नावली 9A का प्रश्न नंबर 20, और ये लास्ट प्रश्न इस प्रश्नावली का है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं देखते हैं, बढ़िया प्रश्न है। क्या कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब होता है उसका बॉटम, आधार होता है, ठीक है, उसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी एक मीनार है और एक भवन की बात हो रही है, ठीक है, दो चीजों की बात हो रही है, एक मीनार और एक भवन की बात हो रही है। तो पहले मीनार बना लें, फिगर की बात करें, यहाँ से एक मीनार ही बन गया और यहाँ एक भवन बन गया, ठीक है, ये दो, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया मीनार, हो गया ये भवन है और ये मीनार है। कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से, यानी ये मीनार है तो इसका पाद बिंदु क्या होगा, इस मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, भवन का शिखर कौन है, ये भवन है, इसका शिखर ये है, इस मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो है कितना, 30 अंश। नहीं सुना है, फिर से एक बार समझे। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, तो हमने एक मीनार बना लिया, इसके पाद बिंदु से किसके शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन, भवन ही रहा, इसके शिखर का, भवन का शिखर ये है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसके पाद बिंदु और भवन के शिखर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इस हॉरिजॉन्टल से कितने अंश का कोण बनाएगी, वो 30 डिग्री, और भवन के शिखर से, सॉरी भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये रहा, यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का, दो बार हो गया फ्रेंड्स, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है, भवन का पाद बिंदु ये है, और इस पाद बिंदु से इसके जो बॉटम का एंगल है वो कितना है, वो है 60 अंश, यानी जो ये एंगल बना है वो कितना बनेगा, वो 60 अंश है, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई नहीं आपको, आगे चले आगे, तो यहां से कैसे करेंगे, और कहता है यदि मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर है, तो मीनार ये रहा, इसकी हाइट कितनी है, 50 मीटर है, ठीक है, ये मीनार जो है इसकी हाइट जो है, इसका जो है वो 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, भवन है तो भवन की ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी है, तो इसको हम h लेट कर लेंगे। इतनी बात सुनाई, एक बार फिर से समझ लेते हैं। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार हो गया, इसका पाद बिंदु ये हो गया, यहां से एक भवन के शिखर, ये भवन है, भवन का शिखर ये हो गया, भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 अंश, ये हो गया। और कहता है और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, इसका पाद बिंदु ये हो गया, यहां से मीनार के शिखर का, मीनार ये है, मीनार का शिखर ये है, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो 60 अंश है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई, अगर मीनार की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है, तो हाइट ऑफ, आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसका सबसे पहले हम नेमिंग कर रहे हैं, इसका नाम A रख लेते हैं, इसका नाम B, और ये डिस्टेंस आपको नहीं मालूम है तो इसको आप x बना लीजिए, ठीक ना।
तो ये ए बी और ये सी हो जाएगा, और ये इसका नाम क्या रख ले, डी। तो यहाँ आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा, एक त्रिभुज का नाम तो है ए बी सी, यानी अगर इसको ना देखें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा एक समकोण त्रिभुज कौन है, ए बी सी है। ठीक है, तो पहले हम इसी को लेंगे, देखेंगे कैसे हल में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ये थीटा बना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, और ये आधार है, तो लंब और आधार क्या होता है, किसमें tan पाया जाता है, यानी tan थीटा बराबर आप लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और थीटा के प्लेस पे कितना रखना है, 60 अंश रखना है, तो 60 हो जाएगा। लंब कितना है, 50 है, और आधार इसका कितना है, x है। ठीक है, तो tan 60 का मान क्या होता है, करड़ी में 3 होता है, बराबर कितना 50 बटे x हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, x बराबर आएगा 50 बटे करड़ी में 3। ठीक है, इसको अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, रख लेते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स, ये आ गया x का मान समीकरण 1 से। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में देखना है, समीकरण 2 सॉरी समीकरण 2 नहीं, दूसरे वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज में देखना है। ये समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या है, बी सी डी। इस समकोण त्रिभुज में आपको अप्लाई करना है त्रिकोणमिति के अनुपात का है, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, बी सी डी में, बी सी डी में क्या हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये क्या होगी, आधार होगी, यानी हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, और थीटा के प्लेस पे कितना है, थीटा के प्लेस पे 30 अंश है, तो रख दीजिए 30 अंश बराबर लंब कितना है, h है, लंब तो h ही है ना, और x क्या है, आधार है। तो अब इसका मान क्या होता है, 1 बटे करड़ी में 3 बराबर क्या होगा, h बाई एक्स, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा h करड़ी में 3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 आपको समझ में आएगा अच्छे कि नहीं, ठीक है, देख लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप बता सकते हैं। ठीक है ना, चले, तो समीकरण 1 बराबर आ गया 50 बटे करड़ी में 3, समीकरण 2 में जो आ गया x बराबर h करड़ी में 3। तो आप समीकरण 1 और 2 अच्छे से देखिए, तो आपको दिख रहा होगा बराबर के पहले वाला यहाँ भी x है, बराबर के पहले यहाँ भी x है, यानी समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, बराबर वाले के पहले वाले साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और समीकरण 1 और 2 के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है, तो इसका मतलब है समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो लिखें कैसे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 का है 50 बटे करड़ी में 3, और समीकरण 2 का है h अपान करड़ी में 3, सॉरी h करड़ी में 3। ठीक है, ये है। अब इधर ये भाग है, इधर आके गुणा हो जाएगा, सॉरी इधर ये गुणा, इधर आके भाग हो जाएगा, यानी 50 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 दो बार हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा h, तो हो जाएगा 50 बटे 3, और इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 16 3 48 2 50, यानी 16 सही h बराबर आएगा 16 सही 2 बटे 3, ये हो जाएगा मीटर। तो भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ लिख देंगे भवन की जो ऊंचाई है वो है 16 सही 2 बटे 3 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको जरूर अच्छा से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आप कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको ये हमारा जो पढ़ाने का तरीका है ये कैसा लगा आपको। ठीक है, जहाँ तक हमारी बात है तो हमने इस पूरे सवाल को जो है वो सरल से सरल लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास करा है। ठीक है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों में जरूर ये शेयर करें। ठीक, तो फ्रेंड्स एक बात और, अगर आप वीडियो पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।